हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BHDLA 138 की, जिसकी बुक का नाम है हिंदी साहित्य विविध विधाएं। ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। और ध्यान रखना है, वन शॉट वीडियो रहने वाली है। और आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सब्जेक्ट से, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है, और जिसके आने के चांस है उसको भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, एक बार में इस वीडियो को देख लो और आपकी सब्जेक्ट की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। कुछ भी आपकी क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको PDF नोट्स, जितनी अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पूस की रात एक यथार्थवादी कहानी है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो पूस की रात है, ठीक है ना, कि यथार्थवादी यानी कि वास्तविक घटना पर आधारित एक कहानी है, तो आपको स्पष्ट करना है कि जो पूस की रात है एक यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे। तो पहले हम इसके इंट्रो की बात करते हैं, यानी कि परिचय की। तो जो मुंशी प्रेमचंद है, ये उनकी कहानी है पूस की रात। ठीक है, तो जो मुंशी प्रेमचंद है वो हिंदी साहित्य के सबसे महान यथार्थवादी लेखकों में से एक है। तो यथार्थवाद का मतलब होता है वास्तविकता। ठीक है, यथार्थवाद का मतलब क्या होता है, वास्तविक। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या बताया मैंने, जो ये पूस की रात है ये यथार्थवादी एक ये कहानी है। ठीक है ना, और जो मुंशी प्रेमचंद है यथार्थवादी लेखकों में से एक है। और उनकी जो कहानी है ये भारतीय ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। जो मुंशी प्रेमचंद है, जिनकी कहानियां होती है, जो ग्रामीण जीवन होता है ना, उसको ये उजागर करती है मेनली। ठीक है, और जो पूस की रात है उनकी ऐसी क्या कि यथार्थवादी कहानी है, जो हमें यही बताना है कि ये कैसे एक यथार्थवादी कहानी है। ठीक है, तो पूस की रात हमें ऐसे ऐसे इंसिडेंट लेने हैं जो ये बताते हों कि ये पूस की रात एक यथार्थवादी यानी कि एक जो वास्तविक घटना पर या वास्तविक जीवन पर आधारित हो। ठीक है ना, जो कि क्या ग्रामीण किसान के जीवन की वास्तविकताओं को उजागर करती है। ठीक है, तो जो ये पूस की रात है किसके ऊपर है, ये एक ग्रामीण किसान के ऊपर है। ठीक है, वो किस प्रकार से अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, मेहनत करने के बाद भी जो उसकी बुनियादी आवश्यकता होती है वो उसको पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बात की गई है पूस की रात में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो कहानी का यथार्थवादी पक्ष क्या है, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो देखो, ये जो कहानी है ना, ये हल्कू नामक एक गरीब किसान की है। तो ध्यान रखना, जो मेन किरदार कौन हो गया, हल्कू हो गया, जो कि एक गरीब किसान है। तो उसके जीवन पर आधारित एक कहानी है, जो कि क्या अपनी गरीबी और कर्ज के बोझ तले डूबा दबा हुआ है। ठीक है, तो उस पर क्या कर्ज बहुत सारा है, और उसकी क्या आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वह खेतों की रखवाली के लिए कड़ाके की ठंड में बाहर सोने के लिए मजबूर है। तो हो क्या रहा है, वो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, और अपने खेतों की रखवाली के लिए इतनी ठंड पड़ी हुई, जब भी क्या है वो बाहर रहने के लिए मजबूर है। ठीक है ना, यानी अपने खेतों की रखवाली के लिए वो बाहर खड़ा हुआ है, रखवाली कर रहा है, ज़्यादा ठंड होने के बावजूद भी। ठीक है, यानी किसी को और को वो रख भी नहीं सकता है कि वो उसकी खेत की रखवाली कर ले, वो खुद क्या है इतनी ठंड में रखवाली करता है अपने खेतों की। ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम बात करें पूस की ठंडी रात का चित्रण अब कैसे किया गया कहानी में, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो प्रेमचंद जो है पूस की रात में शीतकाल की ठंडक का सजीव वर्णन किया है कि शीतकाल में जो ठंडक होती है वो कैसी होती है। अब हल्कू के पास क्या इतने पैसे नहीं है कि वे अपने लिए कंबल खरीद ले, ठंड पड़ रही है, वो रखवाली करता है खेत के बाहर, तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं है वो खुद के लिए कंबल ले ले। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो और वह क्या ठंड से कांपते हुए पूरी रात खेत की रखवाली करता है। ठीक है, परंतु अंत में क्या ठंड से हार मानकर अपने कुत्ते के साथ सो जाता है। ठीक है, जो उसका डॉग होता है उसके साथ ही वो सो जाता है ठंड से हार मानकर। ठीक है, ध्यान रखना। और आगे हम बात करें तो देखो, गरीबी और संघर्ष। ठीक है ना, अब देखो इससे आपको लग रहा होगा बिल्कुल ये वास्तविक जीवन पर आधारित है। ठीक है, यानी कि यथार्थ, एक तरह से यथार्थ यानी जीवन की सच्चाई है। तो यही आपको स्पष्ट करना, तो वही इंसिडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो ये दिखाते हैं कि जो कहानी का एक यथार्थवादी है। ठीक है, और एक कहानी आपको पढ़ के लग भी रहा होगा। ठीक है, तो हल्कू की गरीबी और उसके जो जीवन का संघर्ष है कहानी का मुख्य बिंदु है। ठीक है, जो ये कहानी है गरीब किसान की, तो इसमें क्या है जीवन, जिसमें गरीबी और जीवन का जो संघर्ष होता है ना उसको मेनली दिखाया गया है, और किसको लेकर, हल्कू को लेकर। ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये एक यथार्थवादी कहानी समाज में गरीब किसान और संघर्ष को दर्शाती है, जो अपनी मेहनत के बावजूद भी के जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है, बुनियादी आवश्यकता कौन कौन सी होती हैं, पानी, खाना, आवास, ये सब आपकी बुनियादी आवश्यकता होती हैं, जिसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे हम बात करें,
और जो हल्को और जो उसकी पत्नी है मुन्नी, ठीक है, के बीच संवाद और संघर्ष जो है यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया गया है। जो हल्को और उसकी पत्नी मुन्नी, इसके बीच जो विवाद है, संवाद है, जो संघर्ष है ना, उसको भी क्या बिल्कुल यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया गया है इस पूस की रात में। ठीक है, आगे देखो। और जो मुन्नी है अपने पति को झिड़कती है कि वे अपने आराम के लिए कंबल क्यों नहीं खरीदता। ठीक है, परंतु क्या है, हल्कू अपने मालिक को पैसे देने के लिए मजबूर है। अपने मालिक यानी जिस पर कर्ज है अपने मालिक का, ठीक है, तो उसको पैसे देने के लिए मजबूर है, तो इसलिए वो अपने लिए क्या सामान भी नहीं खरीद सकता है। और ये जो संवाद है ग्रामीण परिवारों की वास्तविक समस्याओं को उजागर करता है। ठीक है, ये आज हर घर की कहानी है। किसी के ऊपर कर्ज होता है तो अपने लिए कुछ नहीं ले पाता है, बल्कि क्या जो उसका मालिक होता है जिसे उसने कर्ज लिया होता है उसको पैसे दे रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या हर घर की एक वास्तविक समस्याओं को उजागर करता है। ठीक है, जो ये संवाद है उसकी पत्नी और हल्कू के बीच में। आगे देखो, किसान जीवन की कठोरता। तो जो प्रेमचंद है उसने किसान के जीवन को किसी प्रकार से महिमा मंडित नहीं किया, मतलब कि गुमराह नहीं किया है। ठीक है, बल्कि उन्होंने क्या करा है, ये दिखाया है कि किस प्रकार एक किसान दिन रात मेहनत करने के बाद भी क्या अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, आजकल के जो हर किसान है आज के टाइम के भी, उनका साथ भी ऐसे ही हो रहा है। वो अपनी मेहनत इतनी करते हैं लेकिन फिर भी क्या है, वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है ना, और इस कहानी में समाज के आर्थिक असमानता और अन्याय की वास्तविकता को उजागर किया है। ठीक है, जो आर्थिक असमानता मतलब गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब और अमीर अमीर और अमीर और अमीर हो रहा है, और गरीब और गरीब हो रहा है। ठीक है, तो ये आर्थिक असमानता तो इसको उजागर किया है। ठीक है ना, और क्या है, जो अन्याय समाज में व्याप्त है उसको भी उजागर करता है, जो ये वास्तविकता को उजागर ही करता है ये पूस की रात कहानी। ठीक है, जो कि मुंशी प्रेमचंद की, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर जो ये कहानी है पूस की रात, ये आर्थिक असमानता को दर्शाता है, यानी कि लोगों के किसी के पास इतना पैसा और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसी को हम आर्थिक असमानता बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, जीने की कला निबंध की अंतर वस्तु को रेखांकित कीजिए। ठीक है ना, तो जीने की कला जो निबंध है, ठीक है ना, तो उसकी अंतर वस्तु क्या है, ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, रेखांकित करना है। तो देखो, पहले इसके परिचय की बात करते हैं। तो जो जीने की कला है, ये निबंध किसने लिखा, महादेवी वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है, ध्यान रखना। और इसमें क्या, जीवन जीने की जो सही कला है उसको इसमें मेनली बताया है। और जीने की सही कला को बताते बताते उसमें मेनली ना स्त्री को भी यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है, जो नारी समाज है। किसको, नारी समाज को भी इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, यानी कि नारी पर भी कटाक्ष किया, किस प्रकार से जो एक नारी होता है उसके संग अन्याय किया जाता है। ठीक है, उसके पास सब गुण है जीने के, लेकिन उसको भी क्या एक समाज में एक हाशिए पर कर दिया जाता है। तो उन्होंने जीने की कला सिखाते सिखाते, इस पर बात करते करते उन्होंने नारी के बारे में बात करी है। ठीक है, ध्यान रखना। और उन्होंने क्या है, इसमें महादेव वर्मा ने जीवन को सुंदर, संतुलित और सार्थक बनाने की बातें की हैं। ठीक है ना, किसमें, जीने की कला के निबंध में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि अपना विषय बनाया, और इसमें क्या है, नारी के शोषण और उसकी दूरदर्शा के सामाजिक, धार्मिक और आचार शास्त्रीय कारण पर प्रकाश डाला है। ठीक है, जो नारी का शोषण है उसके ऊपर उन्होंने मेनली बात करी है इस जीने की कला में। ठीक है, और जीने की कला के बारे में बताया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, निबंध की अंतर वस्तु की हम बात कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने बताया जीवन में संतुलन। तो जो महादेवी वर्मा है उनका कहना है कि जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, जीना चाहिए, यानी कि एक हमेशा कोऑर्डिनेशन बना कर चलना चाहिए, इस जीवन में एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरों के साथ हमें क्या सामंजस्यपूर्ण, यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना चाहिए, किस तालमेल के साथ रहना चाहिए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है ना, और जीवन की कला ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों, भावनाओं और इच्छाओं को बीच संतुलन बना के रखें। यानी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो भावनाएं हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं, इन तीनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारी जिम्मेदारियों के ऊपर हावी हो जाए, हम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए, अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। ठीक है, जब अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो जिम्मेदारियाँ, भावना और इच्छाओं के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो पहले इन्होंने ये दिया इस निबंध में सीख। ठीक है ना, जैन कला के लिए। अगला है, और उनका सुझाव है कि साधारण जीवन ही क्या सबसे सुंदर होता है। ठीक है, जो सिंप्लिसिटी होती है वही सबसे अच्छा होता है, ध्यान रखना, ऐसा उन्होंने बोला है। और आगे हम बात करें, और हमें क्या अपने जीवन में संतुलन और समर्पण को महत्व देना चाहिए। किसको, संतुलन को और समर्पण को। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए समर्पण होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है सरल सुखों का आनंद। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि महादेवी वर्मा जो है उन्होंने सरल खुशियाँ
की बात करती हैं, जैसे कि प्रकृति की सुंदरता को आनंद लेना या दूसरों की सहायता करना। सरल सुख क्या होते हैं? किसी की हमने मदद कर दी, हमें खुशी हो जाती है, ठीक है, या प्रकृति का आनंद लेना। तो ये सब क्या है, ये सरल सुख होते हैं, तो हमें इसका आनंद लेना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास पैसा आएगा तभी हम खुश होंगे, ये गलत बात है। जितने जो नॉर्मल सुख होते हैं, सरल सुख, उसका हमें आनंद लेना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। और रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए, मतलब जो क्रिएटिव वर्क होता है उसमें हमें संलग्न रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, तो उससे हमें काफ़ी खुशी मिलती है। और इन छोटे छोटे पलों में क्या असली खुशी छिपी होती है। तो ये जीने की कला है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग बहुत पैसा कमा ले, जब भी खुश नहीं रह पाते हैं, ठीक है, वही है, तो उनको जीने की कला के बारे में नहीं पता है, तो वही यहाँ पर ये बता रही हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और उनका मानना है कि भौतिक चीज़ों को क्या पीछा करना व्यर्थ है। जो भौतिक चीज़ होती है ना, उसका पीछा करना व्यर्थ है। भौतिक चीज़ मतलब कि हम सोचते हैं कि आज मेरे पास यार ये वाला फ़ोन होता, कल वो वाला होता, तो ये सब भौतिक चीज़ होती हैं, तो इसका पीछा करना या इसके पीछे पड़े रहना ये व्यर्थ होता है, ध्यान रखना। और सच्ची खुशी के हमारे चारों ओर जो बिखरी हुई इन साधारण चीज़ों में ही निहित होती है, जो हमारे आसपास होती है साधारण चीज़ें, ठीक है, उससे में क्या है, खुशी निहित होती है असली वाली, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, ध्यान और आत्म जागरूकता, ठीक है, हमारे एक ध्यान होना चाहिए और एक आत्म जागरूकता नहीं, खुद के प्रति जागरूक हमें होना चाहिए, ठीक है, नहीं, आत्म जागरूकता होनी चाहिए। तो देखो, तो निबंध में क्या उन्होंने आत्मविश्लेषण और आत्म जागरूकता पर बल दिया। आत्मविश्लेषण यानी खुद का विश्लेषण करना, खुद में अपनी कमी को निकालना, ठीक है ना, तो आत्मविश्लेषण और आत्म जागरूकता पर उन्होंने बल दिया है। और उनका कहना है कि अपने अंदर के झांक कर अपनी वास्तविकता को समझना है, ठीक है ना, कि हम कैसे हैं, अपनी वास्तविकता को समझना है, अगर गलत हैं तो उस पर काम करना है, ठीक है, ताकि हम अपने जीवन को, उद्देश्य को जो समझ सकें, यानी कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको समझ सके, तो इस पर हमें मेनली काम करना है, ठीक है। आगे देखो, सहानुभूति और करुणा, ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि जीवन की कला में सहानुभूति होना और करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, करुणा का होना, ठीक है, सहानुभूति का होना, दूसरों के प्रति करुणा, अच्छा व्यवहार रखना, ये हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो जीने की कला में आता है, जो महादेवी वर्मा ने अपने निबंध में बताया है, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि एक सफल जीवन वही है जिसमें कि हम दूसरों की मदद करें और दूसरों के प्रति दया भाव रखें, यानी करुणा रखें, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उन्होंने क्या कहा है कि परित में ही किया है वास्तविक जीवन की सफलता। परित यानी खुद का हित नहीं, जब हम दूसरे के हित के बारे में सोचने लगे जाए, वही क्या है, वास्तविक जीवन की सफलता, यानी कि असली जीवन में सफलता होती है कि हम जब परहित की बात करने लगे, ठीक है, यानी कि दूसरे के हित में ही क्या है, असली सफलता है, ठीक है। आगे देखो, अगला इच्छाओं से मुक्ति, जो डिजायर्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उससे मुक्ति होना, ठीक है ना। जब हम अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा लेते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं एक तरह से। अगर हम अपनी इच्छाओं से नहीं लड़ पाते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो इससे हम क्या सिमट जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, ध्यान रखना। तो इच्छाओं से मुक्ति पर उन्होंने जोर दिया है, ध्यान रखना। तो जो महादेवी वर्मा है वो इच्छाओं से मुक्ति को भी के जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानती है, और उनका मानना है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमें परेशान करती हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, जो आपकी इच्छाएं हैं अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो उससे क्या आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि यार उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं हो रहा है, मैं भी तो, मेरी भी तो इच्छा है ये, तो इससे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इच्छाओं की मुक्ति को भी के जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ध्यान रखना। इसलिए क्या इच्छाओं से मुक्ति पा कर हम आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आंतरिक शांति समझ सकते हो कि इनर पीस, ठीक है ना। तो इनर पीस हम जब भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जब हम इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आपने कई बार देखो लोगों को संतुष्टि नहीं होती कुछ भी मिल जाए, तो इसलिए, ठीक है, जब तक उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होगी, जब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए क्या है, इच्छाओं को खत्म करके ही क्या हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, भाषा और शैली दोनों दृष्टियों से कि तुलसीदास का जो काव्य है वो अप्रीतम है, ठीक है, ध्यान रखना। जो भाषा है और जो शैली, भाषा तो होती है लैंग्वेज, और शैली क्या होती है, लिखने का तरीका, किस ढंग में लिखा गया है। तो भाषा और शैली दोनों की दृष्टियों से ही क्या है, जो तुलसीदास हैं, गोस्वामी जो तुलसीदास है, उनका जो काव्य क्या अप्रीतम है, ठीक है ना, अप्रतिम है, ठीक है, सॉरी, क्या है ये, अप्रतिम है। तो इस कथन का क्या आपको विवेचना करनी है, आपको बताना है, ठीक है, यानी सिंपल से मैं बात कहूँ तो इस क्वेश्चन में आपको तुलसीदास की जो भाषा और जो शैली है उसको बताना है मेनली, ठीक है ना, कि किस प्रकार से क्या है तुलसीदास की जो रचनाएं होती हैं वो भाषा और शैली से परिपूर्ण होती है, अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग शैली, अलग अलग भाषा से, ठीक है ना, आपको ये बताना है मेनली। तो देखते हैं, देखो, तो पहले हम परिचय की बात कर लेते हैं। तो जो ये गोस्वामी तुलसीदास है, तुलसीदास का पूरा नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। तो ये हिंदी साहित्य के क्या महान कवि माने जाते हैं, और उनकी रचना क्या, रामचरित मानस,
आपने बचपन से लेके अभी तक इसका नाम तो जरूर सुना होगा, रामचरितमानस का, ठीक है। तो इसको क्या है कि हिंदी साहित्य का एक अमूल्य रत्न माना जाता है, ठीक है ना। और तुलसीदास ने क्या अपनी काव्य भाषा और शैली के माध्यम से क्या भक्ति, आदर्श और नैतिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया है, ठीक है ना। अपनी काव्य भाषा ने अपनी लैंग्वेज से ही और शैली के माध्यम से ही जो भक्ति है, ठीक है ना, और भक्ति, आदर्श और नैतिकता को, जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो मोरल वैल्यूज होते हैं, उसको हर लोगों तक पहुंचाया है, ठीक है। तो देखो तुलसीदास की भाषा की पहले हम बात करते हैं, ठीक है ना। काव्य भाषा और शैली के बारे में बताना है तो पहले मैंने कि काव्य भाषा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहले आता है अवधि का प्रयोग, ठीक है ना। तो देखो, तो तुलसीदास ने कि अवधि भाषाओं में रामचरितमानस की रचना की है, जो उस समय की प्रचलित लोक भाषा थी। जो जब तुलसीदास के टाइम पे जो अवधि भाषा थी, उस टाइम की काफ़ी प्रचलित लोक भाषा थी, ठीक है, उस टाइम पे काफ़ी फेमस भाषा थी। तो उन्होंने क्या है, जो रामचरितमानस है वो इसमें लिख रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। और इस भाषा के माध्यम से उन्होंने धार्मिक और नैतिक आदर्शों को आम जनता तक पहुंचाया है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या है, इसके माध्यम से जो धार्मिक और जो नैतिक आदर्श होते हैं, जो लोगों को मानने चाहिए, उसको आम जनता तक पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया, ताकि वो उसको समझ पाएँ। और काफ़ी आसान भाषा में उन्होंने लिखा ताकि हर व्यक्ति को वो समझ आए, ठीक है ना। एक धार्मिक और नैतिक आदर्श क्या होते हैं, जो लोगों को मानने चाहिए, वो लोगों ने जाना किसके माध्यम से, इसी के माध्यम से, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, और जो अवधि भाषा कैसे है, सरल और मधुर होती है, जिसमें क्या राम की महिमा और लीला को सरलता से समझा जा सकता है, ठीक है। और जो रामचरितमानस है उसको ऐसे ही समझाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि राम की महिमा और जो उनकी लीला है उसको समझाया गया रामचरितमानस में। और उनकी भाषा ने क्या विद्वान और अनपढ़ दोनों ही वर्गों को आकर्षित किया है, ठीक है। किसने, तुलसीदास। तुलसीदास की जो रचना है, जो उनकी भाषा है, उन्होंने क्या विद्वान और जो अनपढ़ दोनों ही वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं भाषा की विविधता, ठीक है ना। तो इनके जो लेख होते हैं, जो रचनाएं होती हैं, उसमें क्या भाषा की हमें डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो तुलसीदास की अपनी भाषा में ध्वनि, लय और शब्दों का सुंदर क्या करते हैं, संयोजन मिलता है। यानी कि तुलसीदास की जो भाषा होती है उसमें ध्वनि, लय और शब्दों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, संयोजन मिलता है, यानी सबका यूज वो करते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या अपनी रचनाओं में सरल शब्दों का प्रयोग किया ताकि हर व्यक्ति उसको समझ पाए। और सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने गहरे भावों को व्यक्त किया है, यानी कि सरल शब्दों में गहरी बात कहना, ठीक है, सब समझ सकते हो। तो गहरे भावों को उन्होंने व्यक्त किया है। और उनकी भाषा में क्या सादगी और गंभीरता का अद्भुत संतुलन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो उनकी भाषा है उसमें हमें सादगी और गंभीरता का एक तरह से हमें संतुलन देखने को मिलता है, बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये नहीं कि सरल शब्दों में लिख दिया तो कुछ उसका महत्व नहीं है, हमें सादगी देखने को मिलती है और एक गंभीरता देखने को मिलती है, यानी कि जो भी वो कहते हैं गंभीर विषय वो होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं शैली की, ठीक है ना, कि तुलसीदास की शैली कैसी थी। तो देखो, पहले हम बात करते हैं भक्ति शैली, ठीक है ना। शैली क्या होती है, लिखने का ढंग, किस तरीके से लिखा गया है। तो पहले हम बात करेंगे भक्ति शैली की, नहीं भक्ति शैली में लिखना। तो तुलसीदास की जो कविता में क्या भक्ति रस प्रमुख होता है, ठीक है। जो अब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो उसमें भक्ति रस मेन होता है। और उनकी रचनाएं क्या राम के प्रति असीम भक्ति से ओतप्रोत होता है। जो मेनली जो उनकी रचनाएं होती है वो राम के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही होती है, राम के प्रति असीम भक्ति से ओतप्रोत वो होती हैं, ठीक है। और उनकी शैली क्या मधुर और भावनात्मक है। कैसी है, मधुर और भावनात्मक है, यानी कि फीलिंग से भरी हुई है वो, ठीक है ना। उसको पढ़ के हर कोई व्यक्ति भावुक हो जाएगा। तो उनकी शैली मधुर और भावनात्मक है, जिससे क्या पाठक अपने भीतर एक आध्यात्मिक अनुभव करते हैं, यानी कि आध्यात्मिक की तरफ वो जुड़ जाते हैं पढ़ के, ठीक है ना। यानी कि आध्यात्मिक अनुभव वो कर पाते हैं। आगे देखो, और उनकी भक्ति शैली जो है उसने पूरे समाज को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम किया है, ठीक है ना। मैंने बताया ना, जो अध्यात्म से जुड़ा भी नहीं है वो भी कि अध्यात्म का अपने आप को महसूस करने लग जाता है। और इसने क्या है, पूरे समाज को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक साथ बांध दिया, एक सूत्र में बांधने का काम किया है। और उनकी जो कविता है, ठीक है, उनकी जो कविता में राम का चित्रण न केवल एक आदर्श राज्य के रूप में किया गया है, बल्कि एक आदर्श मानव के रूप में भी किया गया है, ठीक है। जो राम है उसमें ना मेनली उनका जो रामचरितमानस है उसमें ना राजा, एक आदर्श राजा के रूप में तो उनका वर्णन किया गया है, बल्कि एक आदर्श मानव, यानी कि एक आदर्श जो मनुष्य होता है, ठीक है, राजा से पहले वो मनुष्य है, तो एक आदर्श मानव के रूप में भी क्या उनका वर्णन किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है, समझ आ गया। तो ये भक्ति शैली आप बता दोगे। आगे देखो, गुणवाचक और प्रतीकात्मक भाषा, ठीक है ना, यानी ये एक ऐसी शैली जिसमें गुणवाचक और प्रतीकों का प्रयोग करना, तो ये भी एक शैली होती है, ध्यान रखना। तो तुलसीदास ने क्या अपनी कविताओं में कई गुणवाचक और विशेष
कई गुणवाचक विशेषणों और प्रतीकों का उपयोग किया है, ध्यान रखना, ठीक है, जो क्या उनकी कविता को और भी प्रभावशाली बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उन्होंने गुणवाचक विशेषण और जो प्रतीक है उसका उपयोग किया है, तो वो क्या उनकी कविता को और अच्छा बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, ठीक है ना। विशेषण वो होते हैं जो कि क्या विशेषता बताते हैं, किसकी, जो आपकी संज्ञा होती है, ठीक है, संज्ञा की ये सबकी जो विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण होते हैं, जो गुण बता रहे होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण इन प्रतीकों का प्रयोग करके तुलसीदास ने क्या करा है, अपनी जो कविताएं होती है उनका कविताओं में उपयोग किया है, ठीक है, ध्यान रखना, जो इसको क्या बहुत प्रभावशाली बना देते हैं उनकी कविताओं को। और जो उन्होंने क्या राम और रावण जैसे पात्रों को क्या धार्मिक और नैतिक प्रतीकों के रूप में चित्रित किया है, ठीक है, जो आपने देखा होगा राम और रावण की कहानी आपने सुनी है, तो जो राम और रावण जैसे पात्र हैं उनको क्या धार्मिक और नैतिक प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने जोड़ा है, चित्रित किया है, और जिससे कि उनकी कविता में एक गहराई और विशेषता आती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है लय और छंद, ठीक है ना। तो लय और छंद कविता में मेल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, रस लय छंद ये सब कविता के पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। तो लय और छंद हमें देखने को मिलते हैं, नहीं कैसी शैली जिसमें लय और छंद का प्रयोग किया गया हो, तुलसीदास क्या करते हैं, इस शैली का प्रयोग करते हैं। तो तुलसीदास की जो कविता में हमें लय और छंद का अद्वितीय प्रयोग देखने को मिलता है, नहीं यूनिक प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है, अद्वितीय यानी कि जो किसी में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। और उनकी क्या रचनाएं पढ़ने और सुनने में एक अत्यंत सुगम और मधुर है, यानी कि पढ़ने में आनंद भी आता है, और उनके छंदों में संगीतात्मकता होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि हम कोई गाना सुन रहे हो, ठीक है ना। और जो पाठक और श्रोता है, श्रोता मतलब होता है ऑडियंस जो पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो ऑडियंस हो जाएगा उनके लिए जो श्रोता को आकर्षित करती है, जो पाठक को और जो श्रोता को आकर्षित करती है इनकी कविताएं, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रिपोर्टाज, ठीक है, रिपोर्टाज क्या होता है। तो रिपोर्टाज की विशेषता आपको बताने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो क्वेश्चन क्या है, रिपोर्टाज की विशेषता बताइए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टाज होता क्या है। तो रिपोर्टाज की बात करें तो देखो, तो रिपोर्टाज की एक साहित्यिक विधा है, ठीक है ना, तो मेनली साहित्य में यूज होती है, तो जो कि घटनाओं और वास्तविक स्थितियों का यथार्थवादी और सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करती है, ठीक है ना, ध्यान। यथार्थवादी समझ चुके हो, मतलब मैं स्टार्टिंग में बता दिया था, यथार्थवाद मतलब होता है वास्तविकता, ठीक है ना। तो जो वास्तविक स्थितियों का यथार्थवादी चित्रण करती है, ठीक है, और सूक्ष्म विवरण मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप में, ठीक है ना, किसमें, संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में वर्णन करती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये क्या है, ये विधा समाचार और साहित्य का एक अद्भुत मिश्रण है, ठीक है। समाचार मतलब रिपोर्ट में क्या होता है, हम कोई समाचार दे देते हैं एक तरह से जो चीज़ हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये समाचार और जो साहित्य इसका एक मिश्रण है, ठीक है, इसका मिक्स्ड रूप है, ध्यान रखना, जिसमें लेखक क्या है घटनाओं को ज्यों का त्यों पाठकों के सामने रखता है, कोई घटना होती है उसको क्या मेनली रख देता है, ठीक है ना, जिससे क्या वह उस घटना का अनुभव कर सके जो घटना घटी थी, घटना कोई घटी है, ठीक है, उसको कोई जायजा देना तो रिपोर्ट होती है। जब साहित्य में हम बात करते हैं रिपोर्टाज बन जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, रिपोर्टाज मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, ठीक है, इसकी रिपोर्टाज की विशेषता क्या क्या होती है। तो पहली विशेषता आ जाएगी इसकी वास्तविकता, ठीक है, नहीं यथार्थवादी हम कह सकते हैं वर्णन होता है रिपोर्टाज में, तो पहली विशेषता इसकी वास्तविकता हो जाएगी। तो रिपोर्टाज की जो सबसे बड़ी विशेषता है क्या, उसकी वास्तविकता होती है, ठीक है ना। तो लेखक घटनाओं का सटीक और तथ्यात्मक विवरण देता है, ठीक है ना, जो घटना घटी थी उसी का सटीक और तथ्यात्मक यानी फैक्ट के साथ विवरण देता है, ठीक है। और इसमें क्या है, कल्पना को कोई स्थान नहीं होता, यानी कि लेखक लिख रहा है उसके मन में कुछ आया उसने लिख दिया, नहीं, इसमें उसकी कोई कल्पना का कोई जगह नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ अपना दृष्टिकोण दे सकता है बट वो अपनी कल्पना का उसमें कोई स्थान नहीं होता, ध्यान रखना, बल्कि जो हुआ है वही उसको दिखाना होता है, वही दिखाया जाता है, ठीक है। रिपोर्टाज में ही होता है, एक तरह से रिपोर्ट आप इसको कह सकते हो, लेकिन जब लेखक इसको लिखता है साहित्य में जब आ जाता है इसको रिपोर्टाज हम बोलते हैं, ठीक है। अगला है सूक्ष्म विवरण, ठीक है ना। तो रिपोर्टाज में लेखक का घटना क्या है, लेखक जो है घटना का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण करता है, ठीक है, यानी कि बहुत उसको छोटे से छोटे रूप में बताने की कोशिश वो करता है। ये विवरण क्या दृश्य ध्वनि भावनाएं और संवाद का सभी को सम्मिलित करता है, ठीक है। जो ये सूक्ष्म विवरण है ना, ये दृश्य ध्वनि भावनाएं और संवाद सबको एक तरह से मिला के चलता है, जिसमें क्या पाठक घटना के प्रत्यक्षदर्शी की भांति अनुभव कर सकता है, मतलब कि जिसके सामने
ये घटना हुई थी, तो वो गया प्रत्यक्षदर्शी। मान लो मेरे सामने घटना घटी तो मैं क्या हो जाऊंगा, प्रत्यक्षदर्शी। तो अब इसको वो लेखक जब लिख रहा है ना, तो उसको ऐसे लिखता है, उसमें सभी जो एस्पेक्ट होते हैं उसको इंक्लूड करता है, ताकि जो उसको पढ़ रहा है ना पाठक, तो उसको उस घटना के ऐसे प्रत्यक्षदर्शी जो था ना उस घटना का, जैसा उसको लग रहा था उसी की भांति यानी उसी की तरह उसको एक्सपीरियंस हो सके उस घटना का, उसको लगे कि हाँ ये मेरे सामने ही हुई है, उसको पढ़ के ऐसा लगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो छोटे से छोटा विवरण देना होता है, लेकिन उसमें सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ध्यान रखना। रिपोर्ट आज की दूसरी विशेषता हो जाएगी। अगला है लेखकीय दृष्टिकोण। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था अपनी कल्पना नहीं डाल सकता, लेकिन मैं दृष्टिकोण क्या है उसका उस घटना के प्रति वो उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, तो देखो, यद्यपि रिपोर्ट आज में क्या है, तथ्य प्रधान होते हैं, यानी फैक्ट मेन होते हैं। क्या होते हैं, तथ्य का मतलब क्या होता है, फैक्ट। ठीक है, फैक्ट मेन होते हैं, लेकिन फिर भी क्या लेखक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को क्या है वो कैसा क्या मानता है तो उसको वो शामिल कर सकता है। ठीक है, ये दृष्टिकोण घटना के विश्लेषण और उसकी व्याख्या के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, जब वो घटना का विश्लेषण कर रहा होता है, जब बता रहा होता है और जो उसकी व्याख्या कर रहा होता है घटना की, तो उसके माध्यम से उन्हें दृष्टिकोण बता सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे समझ, आगे देखो। अगला है संवेदनशीलता। ठीक है ना, संवेदनशीलता क्या होती है, देखो, तो रिपोर्ट आज एक संवेदनशील विधा है जिसमें के लेखक घटनाओं के भावनात्मक पक्ष को भी उजागर करता है, यानी एक सेंसिटिविटी जो होती है उसको ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि भाई इसमें जो भावनात्मक पक्ष है जो उस टाइम पर हुआ था उसको रखना है वैसा का वैसा। ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं काफ़ी सेंसिटिविटी होती है, यानी कि हमें ध्यान रखना होता है जो भी लिख रहा है लेखक इसको उसमें चेंज नहीं कर सकता है कुछ भी वो। ठीक है ना, तो भावनात्मक पक्ष को भी ध्यान उजागर करता है। इसमें लेखक पाठकों को न केवल घटनाओं से अवगत कराता है बल्कि उन्हें उस घटना के भावनात्मक पहलुओं से भी जोड़ के रखता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, अगला है प्रस्तुति की रोचकता। ठीक है, यानी कि जिसकी प्रस्तुति कैसी की है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये जो रिपोर्टाज होता है वो तथ्यात्मक होता है, आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसकी प्रस्तुति रोचक और पठनीय होती है। ठीक है ना, जब रिपोर्टाज कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो वो कैसा होता है, रोचक होता है और पठनीय होता है, काफ़ी सरल भाषा में लिखा गया होता है, समझ भी आ जाता है। और जो लेखक घटना को इस तरह से क्या प्रस्तुत करता है या पेश करता है जो पाठक की जिज्ञासा बनी रहती है और वह पूरी घटना को क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो पूरा एक फ्लो में पढ़ जाता है, उसको समझ भी आ रहा होता है, क्योंकि पठनीय होता है, लेखक उसको इस प्रकार से ही पेश करता है। ठीक है, प्रस्तुत करता है, यानी कि प्रस्तुति की रोचकता उसमें होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है जूठन के ऊपर है। ठीक है ना, तो जूठन के महत्व का रेखांकित कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर बार आया है। ठीक है ना, मैंने इंक्लूड वही करे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, सबको मैंने इंक्लूड भी नहीं करा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एक स्टार मार्क कर लो, ध्यान रखना। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो आपको क्या बताना है, जूठन का महत्व बताना है। ठीक है, जो कहानी है आपको ये बताना है कि इसका महत्व क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं। तो देखो, तो जूठन पहली बात लिखी किसने है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है ना, तो जूठन किसने लिखी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। ये उनकी एक आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होती है भाई, जो उन्होंने, इसको मोटोबायोग्राफी भी कह देते हैं। ठीक है ना, यानी जो उन्होंने बचपन से लेकर उनके साथ क्या क्या हुआ तो उनकी वो आत्मकथा उसे हम कहते हैं। तो जूठन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जो दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम कह सकते हैं मेनली दलितों के बारे में बात करती है। ठीक है, जो जूठन है जो ये एक आत्मकथा है। ठीक है, दलित साहित्य के ऊपर एक बात करती है, जो दलित समाज है उसके मेनली बात करती है, उसके अधिकारों के बारे में बात करती है, ध्यान रखना। और जो रचना है दलित समाज की पीड़ा संघर्ष और समाज में व्याप्त जो जातिगत भेदभाव है। ठीक है, जो उनको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है उसका मेनली ये बारे में बात करता है। ठीक है, जो आत्मकथा है, और जो इसके माध्यम से लेखक ने क्या अपने जीवन के कटु अनुभवों को साझा किया है। ठीक है ना, तो उसके माध्यम से उन्होंने जो उनके हम कैसे कटु अनुभव क्या होते हैं, जो बिल्कुल बैड एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, उसको उन्होंने मेरे लिए शेयर किया है इसमें। और समाज की क्या है असमानताओं पर भी कड़ा प्रहार किया, जो समाज में व्याप्त असमानताएं हैं उसको उन्होंने मेरे लिए इसमें दिखाया है। ठीक है, समझ आ गया। ये तो उसका इंट्रो हो गया, आपको लिखना भी होता है अपने एग्जाम में। हम बात करते हैं इसके महत्व की। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तो देखो, तो पहला क्या बताओगे इसमें आप, दलित साहित्य का प्रतिनिधित्व। ठीक है ना, कि जो ये मेनली जूठन है ना, ये जो आत्मकथा है, इसमें मेनली इन्होंने दलित साहित्य का क्या करा है, प्रतिनिधित्व करा है, नहीं हम कह सकते हैं दलित समाज का प्रतिनिधित्व इन्होंने इसमें करा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देखो, तो जूठन जो है दलित साहित्य का एक सशक्त और प्रभावी उदाहरण है। हम कह सकते हैं जूठन जो है दलित
समाज का एक सशक्त और प्रभावी उदाहरण है। और ये दलित समाज की आवाज़ है। क्या है ये? दलित समाज की आवाज़ है, मेनली जो उठाता है, जो कि क्या सदियों से दबाई जा रही थी, ठीक है ना, जो उनकी आवाज़ है सदियों से दबाई जा रही है। आपको पता है कि आज़ादी से पहले तो इनकी जो आवाज़ है दलितों की वो पूरी दबाई गई है, ठीक है ना। लेकिन आज़ादी के बाद से आपने देखा होगा कि इनके अधिकारों को संरक्षण दिया गया है, बचाया गया है, आरक्षण की व्यवस्था भी लेके आई गई है। जब से क्या हो रहा है, इनमें काफ़ी सुधार है, ये शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो सदियों से इनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा था। तो दलित समाज की जो आवाज़ का एक मेनली सोर्स क्या है, ये जूठन जो है ना, ये आत्मकथा है, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा बोला गया है। और इस आत्मकथा ने के दलित साहित्य को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है ना। मतलब कि इसको एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाने में, मुख्य धारा में लाने, हाशिए पर नहीं, एक मुख्य धारा में, जो कि सब इसको देखें, समझे, पढ़ें कि किस प्रकार से कि दलितों के साथ हुआ है, अन्याय होता है, उसको समझे, ठीक है ना। तो मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस आत्मकथा ने, ठीक है। आगे देखो, अगला है सामाजिक चेतना का प्रसार, ठीक है। तो जूठन से ही क्या हुई, सामाजिक चेतना जगी है, ठीक है। तो सामाजिक चेतना का प्रसार हुआ है। तो जूठन ने क्या समाज में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ क्या करा, जागरूकता फैलाने का काम किया है। कि जो समाज में जातिगत भेदभाव फैला हुआ है, ठीक है, जो उत्पीड़न होता है, ठीक है, दलित समाज के साथ, तो उसके खिलाफ उन्होंने जागरूकता फैलाने का काम किया है। और ये पुस्तक है समाज में व्याप्त अन्याय और जो असमानता है उसको उजागर करती है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक गहरी सामाजिक चेतना भी पैदा करती है, यानी कि सोचने पर मजबूर कर देती है इसको लेकर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है व्यक्तिगत अनुभव और सामूहिक पीड़ा, ठीक है ना। इसमें इन्होंने व्यक्तिगत अनुभव की बात करी है और सामूहिक पीड़ा की बात भी इन्होंने इसमें करी है, तो इसके महत्व में ही आएगा, ठीक है ना। तो ये रचना क्या केवल ओम प्रकाश वाल्मीकि के व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या उन्होंने ये पूरे दलित समुदाय की पीड़ा को दर्शाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और लेखक ने क्या, लेखक के जो व्यक्तिगत संघर्ष सामूहिक रूप से दलित समाज के संघर्षों का प्रतीक बन गए हैं, ठीक है। जो लेखक के जो व्यक्तिगत संघर्ष है, यही क्या है, सामूहिक रूप से जो दलित समाज है उसका प्रतीक ये बन गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं व्यक्तिगत संघर्ष जो है प्रतीक किसका बन गए, जो ये दलित समाज है इनका, ये इन पूरे समुदाय का, पूरे समाज का संघर्ष ये बन गया है, प्रतीक बन गया है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो भाई, अगला है शोषित और वंचित वर्ग की सच्चाई। तो इस जूठन में जो ये आत्मकथा है, इसमें शोषित और जो वंचित वर्ग है उसकी सच्चाई को बयां किया गया है, ठीक है। तो देखो, तो जूठन के माध्यम से क्या लेखक ने उन लोगों की सच्चाई को उजागर किया है, बताया है, जो कि क्या है, समाज के हाशिए पर है। हाशिया मतलब किनारे पर है, समाज के बिल्कुल किनारे पर, उनको कोई भी लाभ कुछ भी नहीं दिया गया है। तो उसके माध्यम से उन्होंने क्या है, सच्चाई उजागर की है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और रचना उन सामाजिक वास्तविकताओं पर प्रकाश डालती है जिन्हें कि अक्सर नज़रअंदाज किया गया है, ठीक है ना। तो ये उन वास्तविकताओं पर, उन सच पर क्या है, ये प्रकाश डालती है ये आत्मकथा, जिसको कि अक्सर इग्नोर कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम बात करें, अगला है आत्मसम्मान और शिक्षा का महत्व, ठीक है ना। तो इसमें उन्होंने आत्मसम्मान और शिक्षा के महत्व की बात भी की है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये जूठन वाला, तब इतने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जूठन में क्या है, शिक्षा और आत्मसम्मान के महत्व को रेखांकित किया गया है, ठीक है, कि शिक्षा क्या होती है। और क्योंकि इसमें यही बोला गया है, जो दलित है या और भी कोई पिछड़ा वर्ग है, वो क्या शिक्षा के माध्यम से ही बदलाव ला सकता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से ही बदलाव ला सकता है। और ये इसमें नहीं, हर चीज़ में लागू होती है, ठीक है। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हो तो जब ये क्या बदलाव ला पाओगे, ठीक है ना। अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हो या कुछ भी, तो उसमें एजुकेशन के माध्यम से आप क्या ला पाओगे, चेंजेस ला पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो जूठन में शिक्षा और जो आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की गई, इसके महत्व को रेखांकित किया गया है। और लेखक ने क्या है, अपने जीवन में शिक्षा को बदलाव का माध्यम बताया है, ठीक है ना। तो समझ आया। तो इसमें क्या लेखक ने अपने जीवन में जो बदलाव आया वो शिक्षा को इन्होंने मेनली बताया कि शिक्षा की वजह से ही आया है, ठीक है ना। और ये संदेश दिया है कि शिक्षा ही क्या दलितों के लिए मुक्ति का रास्ता है। अगर उन्हें मुक्ति चाहिए इस असमानता से, तो उससे क्या शिक्षा ग्रहण तुम्हें करनी पड़ेगी। और ठीक है, आज़ादी के बाद क्या उनका लिटरेसी रेट बढ़ा भी, यानी कि शिक्षा ग्रहण ही कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है साहित्य और समाज के बीच एक पुल का काम किया है जूठन ने, ठीक है ना। जो जूठन जो आत्मकथा है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इन्होंने एक पुल का काम किया है साहित्य और समाज के बीच में। देखो, तो इसमें आप ये बता सकते हो कि जूठन ने क्या साहित्य और समाज के बीच में एक महत्वपूर्ण संवाद स्थापित किया है, ठीक है। इसने क्या साहित्य को
सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया है। ठीक है, तो उसमें जो मतलब साहित्य एक ऐसी चीज है ना जो समाज में परिवर्तन ला सकता है। इन्होंने ये मतलब कि सिद्ध कर दिया है इस आत्मकथा से, जो साहित्य है वो कुछ भी कर सकता है, नहीं कि समाज में परिवर्तन ला सकता है, ये माध्यम बनाया। और समाज में व्याप्त जो अन्याय है और जो अत्याचार है को क्या साहित्य के माध्यम से उजागर किया जा सकता है, मतलब कि लोगों के सामने लाया जा सकता है, उन्होंने बताया है। ठीक है ना, यानी कि साहित्य और समाज के बीच में एक पुल का काम किया है कि जो भी सच्चाई, जो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, अन्याय है, एक साहित्य क्या है उसको उजागर कर सकता है, सबके सामने ला सकता है। ठीक है, समझ आया भाई? आगे देखो, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वैष्णव की फिसलन व्यंग्य निबंध का सार तत्व क्या है। ठीक है, जो वैष्णव की फिसलन है, ठीक है, एक व्यंग्य निबंध है, ठीक है, व्यंग्य किया गया है इस पर, तो इसका सार क्या है। ठीक है ना, है तो ये बहुत बड़ा, ठीक है, तो लेकिन सब सार बताना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सार क्या होता है, छोटा रूप, ठीक है, समरी जिसे हम कह देते हैं। तो वैष्णव की फिसलन क्या है, किसने इसको लिखा है, आपको ये बताना है। ठीक है, मेनली सार आपको बताना है इसमें। तो देखो, तो ये वैष्णव की फिसलन है, इसको लिखा किसने, हरिशंकर परसाई ने। ठीक है, ध्यान रखना। तो हरिशंकर परसाई की रचना है ये वैष्णव की फिसलन। तो मेनली इसमें उन्होंने ये बताया, जो धर्म को लेकर लोग क्या करते हैं, अपना धंधा बना के रखते हैं। ठीक है, वैष्णव के अपने आप को वैष्णव के भक्त बताते हैं, तो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया, बताते हैं कि किस प्रकार से धर्म को धंधा बनाया है, जो क्या है अपने आप को उसका क्या बताते हैं, अनुयायी बताते हैं, फॉलोवर बताते हैं, और लोगों से पैसे हटते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे कल्चर बहुत फैला हुआ है, आपने देखा भी होगा। ठीक है ना, तो जो हरिशंकर परसाई की रचना है वैष्णव की फिसलन, तो उन्होंने इस पर तीखा व्यंग्य किया है। ठीक है ना, जो कि समाज के पाखंड और जो ढोंग है उस पर क्या तंज कसता है, क्या कसता है, तंज कसता है कि किस प्रकार से पाखंड और ढोंग फैला हुआ है। और जो निबंध है वैष्णव धर्म के नाम पर किए जाने वाले जो ढोंग है ना, और जो दिखावा है, उसको बेनकाब करता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसके सार की बात हम कर रहे हैं। तो पहला है वैष्णवता का ढोंग, तो उसमें आप क्या बताओगे, वैष्णवता के ढोंग के बारे में आप बताओगे। ठीक है, तो देखो, जो निबंध है, निबंध में वैष्णव धर्म के अनुयायी दिखाए गए हैं, जो कि धर्म के नाम पर क्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और दिखाते हैं कि हम क्या है, वैष्णव यानी कि विष्णु जी के क्या हैं, अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं। ठीक है ना, और लेकिन उनके व्यवहार में क्या वैष्णवता के मूल्यों का अभाव है, जो वैष्णवता के एक वैल्यूज होती हैं, मूल्य होते हैं, उसका अभाव देखने को मिलता है। बट हम वो कहते हैं, ठीक है, ढोंग हम एक तरह से वो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और वे अपनी क्या सुख सुविधा के लिए क्या करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खुद के सुख सुविधाएं के लिए। ठीक है, उनको पता है कि ये सब करेंगे लोग तो आस्था में पागल हैं, उनको सब कुछ मिल ही जाएगा, तो वो क्या है, खुद को अपना पेट भरने के लिए, धन कमाने के लिए वो क्या करते हैं, सुख अपने खुद की सुख सुविधाओं के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद है समाज में पाखंड। ठीक है ना, तो ये दूसरा बताओगे इसके सार में। तो जो परसाई है उन्होंने क्या इस निबंध के माध्यम से समाज में जो व्याप्त पाखंड है और जो ढोंग को उजागर किया है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और वे दिखाते हैं कि लोग कैसे अपने स्वार्थ के लिए अपने धर्म का सहारा लेते हैं, मतलब खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के फायदे के लिए क्या करते हैं, वो धर्म का सहारा ले लेते हैं। ठीक है, जो कि पाखंड का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद सामाजिक बुराइयों की ओर इशारा करना। ठीक है, तो उन्होंने इसमें क्या जो सामाजिक बुराई है उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है। ठीक है, तो ये आप बताओगे। तो निबंध में क्या सामाजिक बुराइयों जैसे कि जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास पर भी व्यंग्य उन्होंने किया है। ठीक है, मैं सारी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सारे में आपको ये सब पॉइंट बताते हुए चलना है, क्योंकि पूरे जो ये व्यंग निबंध है, ठीक है, वैष्णव की फिसलन, तो उसमें मेनली इन इन मुद्दों पर बात की गई है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगला है व्यंग्य के माध्यम से सत्य, यानी कि निबंध के माध्यम में जो व्यंग्य किया गया है उसके एक तरह सच्चाई को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो देखो, तो जो परसाई ने क्या व्यंग्य के माध्यम से समाज के कड़वे सच को, यानी कड़वे सत्य को उजागर किया है, निकाला एक तरह से। ठीक है ना, और उन्होंने दिखाया है कि कैसे लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ते हैं। ठीक है ना, आज के टाइम पे तो क्या हो रहा है, धार्मिक युद्ध ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, आजकल, लेकिन हमें रियलिटी में दिखते नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हम जब लोगों के कमेंट पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे। ठीक है ना, तो ये दिखाया गया कैसे जो लोग हैं धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। ठीक है ना, और समाज में क्या करते हैं, वैमनस्य फैलाते हैं, यानी कि अराजकता फैलाते हैं, ये सब समाज के अंदर फैलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो धर्म को लेकर क्या लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाई अपना धर्म बेस्ट बताता है, कोई अपना धर्म बेस्ट बताता है, सब धर्म अच्छे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो व्यंग्य के माध्यम से सत्य उन्होंने बताया है। ठीक है, ध्यान रखना, हरिशंकर परसाई ने। अब अगला क्वेश्चन देखो, डायरी विधा का आत्मकथा और संस्मरण से
संस्मरण जो विधा है उसमें आपको अंतर बताना है। एक डायरी विधा होती है, ठीक है, तो उसका आत्मकथा और जो संस्मरण विधा है उससे आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, ठीक है ना। तो ये सिंपल से मैं कहूँ तो आपको डायरी विधा के बारे में पता होना चाहिए, आत्मकथा के बारे में पता होना चाहिए और संस्मरण के बारे में पता होना चाहिए। तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर लोगे, डिफ्रेंशिएट कर लोगे, यानी कि अंतर कर लोगे, ठीक है। तो आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ, ये अंतर ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो पहले थोड़ा इंट्रो आपको ऐसे लिखना होता है अपने एग्जाम में। तो डायरी जो है वो डायरी, आत्मकथा और जो संस्मरण, ये तीनों क्या एक विधाएं हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के अनुभवों को ही बताती हैं, केंद्र में रखती है, ठीक है, ध्यान रखना। जो एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस है उसको केंद्र में रखती है, लेकिन इनके बीच में थोड़े बहुत अंतर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला डायरी की हम बात करते हैं, ठीक है। डायरी क्या होती है देखो। तो डायरी क्या है, व्यक्तिगत दैनिक रिकॉर्ड है, ठीक है। जो एक इंसान होता है जो उसने दिन भर में करा, तो वो उसका रिकॉर्ड होता है डायरी, ठीक है, ध्यान रखना। तो डायरी एक व्यक्ति के दैनिक जीवन का एक निजी रिकॉर्ड होता है, जो उसकी पर्सनल बातें होती है वो लिखता है, जो उसने दिन में करा, ठीक है। वो अपने विचारों को लिखता है, अपनी भावनाओं को लिखता है, जैसा वो फील कर रहा है वो डायरी में लिखता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं, अनुभवों और दिनचर्या का विवरण लिखता है। यानी कि हम कह सकते हैं व्यक्तिगत दैनिक रिकॉर्ड होता है, दैनिक यानी दिन का जो है ना, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम डायरी का यूज़ आप करते हैं, ठीक है। अगर तुम में से भी कोई डायरी लिखता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे देखो। उसके बाद अनौपचारिक और निजी, ठीक है ना। जब हम डायरी लिखते हैं इसमें कोई हम फॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, अनौपचारिक होती है, नहीं अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, और एक निजी होती है, नहीं खुद के लिए होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो डायरी क्या, डायरी की भाषा अनौपचारिक होती है और इसे क्या केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिखा जाता है, खुद के उपयोग के लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या व्यक्ति अपनी सबसे निजी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकता है, तो ये कि किसी और से वो शेयर नहीं करता, वो खुद डायरी में लिखता है, ठीक है, ध्यान रखना। जो निजी भावनाएं हैं, उसकी विचार हैं, वो दूसरों से शेयर नहीं करता, खुद इसमें लिखता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अनौपचारिक और निजी बातें इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद समय के साथ विकास, ठीक है ना। जो डायरी के समय के साथ विकसित होती है और व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। भाई जैसे जितना समय बीतता जाएगा वैसे का डायरी के रिकॉर्ड बढ़ते जाएंगे। कोई एक महीने से डायरी लिख रहा है या सालों से लिख रहा है, तो समय के साथ ये डायरी विकसित होती जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं डायरी में। अगला है आत्मकथा, ठीक है ना। तुम आत्मकथा की बात कर लेते हैं। तो आत्मकथा ही व्यक्ति के बारे में बताती है, लेकिन ये जन्म से बताती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो व्यक्ति के जीवन का विवरण है, ध्यान रखना। तो आत्मकथा क्या, व्यक्ति के जीवन का विवरण है, वो उसके दैनिक रिकॉर्ड थे, लेकिन आत्मकथा क्या व्यक्ति के जीवन का विवरण होता है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो उसका जीवन है उसके बारे में बता रही होती है, ठीक है ना। तो जो आत्मकथा है एक व्यक्ति के पूरे जीवन का विवरण देती है, यानी इसमें व्यक्ति अपने जन्म, बचपन, शिक्षा, करियर और परिवार और अन्य महत्वपूर्ण जो घटनाएं है उसका वर्णन वो करता है, ठीक है। जब अपने 11 12 जब भी पढ़ी है, कोई सी क्लास पढ़ी है, उस समय कोई देखा होगा लेखक क्या लिखता है, कोई जो आप पढ़ते हो वो बहुत से ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है, यानी क्या होती है, वो आत्मकथा होती है, जिसमें अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की बातें बताता है, क्या ये घटना उसके जीवन में घटी है। तो ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन का विवरण इसमें देता है। उसके बाद गंभीर और संरचित, ठीक है ना। तो आत्मकथा की जो भाषा कैसी होती है, अधिक गंभीर होती है, ठीक है ना, इसमें कोई मजे में बात नहीं लिखी होती है। और इसमें क्या है, व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है, यानी कि पहले बचपन का बता दिया और फिर इन्हें स्टार्टिंग में अपने बड़े का बता दिया और लास्ट में बचपन का बता रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है ना। एक क्रमबद्ध तरीके से ये करता है, अपने जीवन के जितने भी अनुभव है, जितने भी एक्सपीरियंस उसको प्रस्तुत करता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद और ये प्रकाशित होने के लिए लिखी जाती है। जो ये आत्मकथा होती है, ये नहीं कि बस उसको सजाने के लिए घर में रखने के लिए होती, नहीं, ये लिख के इसलिए जाती है ताकि ये प्रकाशित हो सके, पब्लिश हो सके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो आत्मकथा के आमतौर पर प्रकाशित होने के लिए लिखी जाती है और ताकि अन्य लोग भी क्या है इस व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं संस्मरण की, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, संस्मरण क्या होता है, जो अपनी यादें होती हैं उसको एक तरह से लिखना, ठीक है ना। तो विशिष्ट घटनाओं का विवरण है, ठीक है ना। आपने घटना आपने देखी होगी, जो घटी होगी आपके जीवन में, उसका वर्णन जब आप करते हो वो संस्मरण होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो संस्मरण क्या है, एक व्यक्ति के जीवन की विशिष्ट घटनाओं या अनुभवों का विवरण है, ठीक है ना। जो संस्मरण क्या है, व्यक्ति के जीवन की जो विशिष्ट घटनाएं हैं या अनुभव है एक तरह से, जो उसने बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो उसका विवरण है, ठीक है ना। इसमें व्यक्ति अपने जीवन के एक विशेष समय, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, स्थान को केंद्र में रखता है, ठीक है, एक विशेष घटना को अपने मेन स्थान को रखता है, केंद्र में रखता है, फिर लिखता है, ठीक है ना। और उससे जुड़े जो भी यादें हैं,
ठीक है, और जो भावना या फीलिंग्स है उसको वो साझा करता है, यानी कि शेयर करता है। ठीक है, अगर देखो कथात्मक शैली, ठीक है ना, तो संस्मरण में कैसी शैली होती है? कथात्मक शैली, जो कि वर्णन करने के किसी घटना का ध्यान रखना। ठीक है, तो संस्मरण की शैली कैसी होती है? कथात्मक होती है, और ये व्यक्ति के अपने अनुभवों को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, किसी किसी को बोरिंग भी लग सकती है, ध्यान रखना अगर पढ़ेगा कोई संस्मरण। ठीक है ना, तो अपने अनुभवों को क्या है कि कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है, इसलिए हम कह रहे हैं कथात्मक शैली है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो विचार और भावनाओं पर केंद्रित। ठीक है ना, आप कोई घटना के बारे में जो मेन है उसकी जिंदगी में, ठीक है ना, उसको बता रहा है, उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो ये मेनली विचार और भावनाओं पर केंद्रित होती है। ठीक है, उस टाइम पर उसके विचार क्या थे, कैसी भावनाएं चल रही थी, तो उस पर वो केंद्रित होता है। ठीक है, संस्मरण। तो आप देख पा रहे हो तीनों के बारे में मैंने बताया है। ठीक है ना, तो तीनों में डिफरेंस आप कर सकते हो कि इसमें ये होता है, इसे पब्लिश होने के लिए होती है, बाकी इसमें एक विशेष घटना के बारे में बताते हैं, तो ऐसा आप घटना इसमें क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो संस्मरण में क्या व्यक्ति के विचार और भावनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि क्या घटनाओं का विवरण माध्यमिक होता है, मतलब कि मिडल में तो क्या होता है, उसके मेनली घटना होती है, बाकी जो उसके विचार हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो मेनली मेन होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य के नोट्स का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है जो एकलव्य के नोट्स हैं, ठीक है, आप जब बुक पढ़ोगे, वैसे जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना, तो उसका प्रतिपाद्य क्या है, यानी उसका मुख्य विचार क्या है। प्रतिपाद्य का मतलब मुख्य विचार क्या है, वो आपको बताना है। एकलव्य के नोट्स ये एक आपके में दे रखा है, ठीक है, नाटक टाइप दे रखा है, आपको बताना है इसका प्रतिपाद्य क्या है। ठीक है ना, वो अर्जुन वाली कहानी नहीं है, ठीक है, जो आप सुनते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बात हो रही है एकलव्य के नोट्स की बात। ठीक है, ध्यान रखना। तो एकलव्य के जो नोट्स में क्या समाज के जो अन्याय और जातिवाद की समस्या को उठाया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो एकलव्य के नोट्स है समाज में जो अन्याय और जो जातिगत भेदभाव है उसकी समस्या को उठाया गया है। और एकलव्य के एक दलित छात्र है, ठीक है ना, ध्यान रखना, जो कि अपनी प्रतिभा के बावजूद समाज की बाधाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है। समझ आ गया? तो ये दूसरे एकलव्य की बात हो रही है। ठीक है, तो एकलव्य एक दलित छात्र है, ठीक है, जो कि अपनी प्रतिभा के बावजूद भी समाज की जो बाधाएं हैं, जो असमानताएं हैं, जातिगत भेदभाव उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके प्रतिपाद्य की। ठीक है ना, तो समाज में अन्याय, ठीक है ना, यानी मुख्य विचार। तो पहले समाज में अन्याय की बात इसमें कही गई है, यानी कहानी में दिखाया गया है कि कैसे समाज में कुछ लोगों को सिर्फ उनकी जाति के आधार पर क्या है और अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है ना, ठीक है भाई, जाति को वो आधार मान लेते हैं और उनको जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जो अवसर होते हैं, उससे वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो स्वतंत्र विचार। ठीक है ना, उन्होंने यही बताया है कि जो एकलव्य है वो क्या करता है, वो अपनी जाति तो उसकी ठीक है, दलित है, लेकिन उसको वो जब भी अपने विचार को व्यक्त वो करता है, ठीक है ना, दबता नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें ये मेनली यही बताया गया है। तो एकलव्य के अपने विचारों को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करता है और उन्हें अपनी पहचान बनाता है। ठीक है ना, व्यक्त करता है और अपनी पहचान बनाता है, और हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और दबना नहीं चाहिए। ठीक है, और समाज में बदलाव लाने के लिए क्या प्रयास करते रहना चाहिए। जब किसी भी जाति का आपको दबाया जा रहा है, दबो मत, ठीक है ना, क्या बदलाव लाओ। ठीक है, अब अपने विचारों को व्यक्त करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अगला है शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा के महत्व के बारे में भी बात करी है, तो कहानी में शिक्षा के महत्व पर भी क्या जोर दिया गया है। और एकलव्य शिक्षा के माध्यम से ही क्या अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, ध्यान आया समझ? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे एकलव्य के नोट्स पर प्रतिपाद्य पूछे तो आपको यही बताना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं टिप्पणियों पर। ठीक है ना, टिप्पणियों वाला सेक्शन भी आपके एग्जाम में है। ठीक है, आपको मेनली 4 पर टिप्पणी लिखनी होती है। ठीक है, 5 आपको टॉपिक देंगे, उनमें सबको 4 पर करनी होगी। 5 मार्क्स की एक टिप्पणी होती है, कितने की? 5 मार्क्स की। ठीक है ना, तो पेपर का पैटर्न क्या है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा। ठीक है ना, आपको 35 चाहिए उसमें से पास होने के लिए। ठीक है, 35 आप इजीली लाओगे। इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे, 35 से काफ़ी ज़्यादा ही कर पाओगे। ठीक है ना, तो टिप्पणी वाले सेक्शन की अब हम बात कर लेते हैं। तो देखो, पहला है प्रेमचंद। तो बस आपको टिप्पणियों में नाम लिखे मिलेंगे, आपको उसके बारे में बताना होता है। ठीक है, तो प्रेमचंद कई बार टिप्पणी आ जाती है प्रेमचंद जी के ऊपर लिखने के लिए, तो ध्यान रखना। तो प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, आपको पता होगा। तो प्रेमचंद के हिंदी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकार हैं और कहानीकारों में से एक है। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों और उनके संघर्षों को अपनी रचनाओं में बड़े खूबसूरती से उकेरा है। ठीक है ना, सबसे अच्छी कहानी जो मुझे इनकी लगती है, आपने पढ़ा होगा अपनी 11th-12th में आई थिंक, ठीक है, ईदगाह पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इसमें हामिद के बारे में उन्होंने बता रखा है।
ठीक है, कि गरीबी क्या है वो बता देती है हमें, बचपन में क्या है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करा देती है, ठीक है, बड़ा बना देती है। तो ऐसे ऐसी कहानी इन्होंने लिखी है, यानी कि जो जीवन के संघर्ष होते हैं उनको क्या अपनी रचनाओं में इन्होंने शो किया, दिखाया है, ठीक है, बड़ी खूबसूरती से। ठीक है, जो पढ़ेगा उसको समझ भी आएगा और काफ़ी कुछ वो सीखेगा उनकी कहानियों से, ठीक है, जो उनके रचनाएं होती हैं। समझ आ गया? आगे देखो, और उनके उपन्यास और कहानियों में क्या ग्रामीण जीवन, सामाजिक कुरीतियाँ जो होती हैं, राष्ट्रीय आंदोलन जो होते हैं उनका यथार्थ चित्रण किया मिलता है, ठीक है। और जैसे गोदान है, नमक का दरोगा है, ठीक है, कर्म भूमि है, ये सब उनकी क्या कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ईदगाह भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो आप। अगला है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना, तो ये भी लेखक है, तो इनके बारे में आपको बताना आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट टिप्पणियां ली है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में बता सकते हो, इनका जन्म 1893 में हुआ था और ये जो इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में हुई थी, ठीक है। तो ये क्या हिंदी के प्रमुख लेखक हैं, विचारक हैं और ये क्या इतिहासकार हैं, ठीक है ना। और उन्हें क्या महापंडित भी कहा जाता है, जो राहुल सांकृत्यायन है इनको महापंडित भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई भाषाओं और विषयों के जानकार थे, ठीक है, इनको कई भाषाओं की विषयों की नॉलेज थी और उन्हें क्या हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्यों इनको यात्रा करना पसंद थी, तो यात्रा साहित्य, यात्रा के ऊपर साहित्य लिखते थे, जो भी इन्होंने यात्रा करी उसके ऊपर इन्होंने साहित्य लिख दिया, तो इसलिए क्यों इनको यात्रा साहित्य का जनक भी माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और उनकी प्रमुख कृतियों में आप बता सकते हो, ठीक है भाई, वोल्गा से गंगा, मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है, यात्रा साहित्य होता है ये सब, ठीक है। और तिब्बत में 1.25 वर्ष, तो ये सब क्या इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो आपको रचनाएं हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, और जो संकृत्यान है, ठीक है, वो बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति और जो भारतीय इतिहास कार्य पर गहरा अध्ययन उन्होंने किया है, ठीक है। बौद्ध धर्म हो गया, तिब्बती संस्कृति होगी, जो भारतीय इतिहास है उस पर गहरा अध्ययन उन्होंने किया है, ठीक है। और ये इसको उजागर भी करते हैं और उनका लेखन क्या सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ठीक है, मेनली इनका उद्देश्य होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इनका लेखन होता है मेनली किस उद्देश्य के लिए होता है, समाज सुधार के लिए होता है, यानी कुछ सुधार हो सके उनके लेखन को पढ़ने के बाद, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आ गया समझ? तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में आप ये बता सकते हो। अगला है रेखा चित्र, कि रेखा चित्र क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो रेखा चित्र क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या घटना का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण या चित्रण होता है, ठीक है ना। कि किसी व्यक्ति या स्थान या कोई वस्तु है या कोई घटना के बारे में हम बता रहे हैं, उसका छोटा रूप यानी कि संक्षिप्त में और स्पष्ट विवरण, ठीक है, फालतू की बातें ना होकर, ठीक है, काम की बातें बताने, स्पष्ट विवरण देना, इसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, उस विषय की मुख्य विशेषताओं को बताना, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, इसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। और साहित्य में क्या है, रेखा चित्र का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, ठीक है, स्वभाव और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को करने के लिए किया जाता है, ठीक है भाई। साहित्य जब रेखा चित्र का उपयोग करते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव या जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को करने के लिए किया जाता है। कोई घटना के बारे में बता रहे हैं या कोई दूसरी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें इसके जो एक पहलू है उसको उकेरा जाता है, ठीक है, बताया जाता है। समझ आ गया? आगे देखो, और क्या होता है जो ये किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात करें रेखा चित्र की, तो ये वर्णनात्मक होता है, लेकिन क्या बहुत विस्तृत नहीं होता है, ठीक है। वर्णन तो करता है किसी चीज़ का, संक्षिप्त में करता है, लेकिन ये विस्तृत नहीं होता है, ठीक है। बल्कि क्या संक्षिप्त और प्रभावशाली तरीके से किसी व्यक्तित्व या जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ये प्रस्तुत करता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई के बारे में आपको बताना है। तो देखो, हरिशंकर परसाई क्या एक प्रख्यात हिंदी लेखक और व्यंग्यकार थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। अभी हमने बात भी करी इनके बारे में, ठीक है, पीछे। और उनकी रचनाओं में व्यंग्य, हास्य और सामाजिक टिप्पणी का मिश्रण होता है, मतलब कि समाज पर टिप्पणी करते हैं, ये समाज में कोई सही बातें नहीं होती हैं, ठीक है, उसको सुधारने के लिए अपना साहित्य लिखते हैं ये। तो सामाजिक टिप्पणी, हास्य और व्यंग्य इनकी रचनाओं में मेल हमें देखने को मिलता है, मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हिंदी में लेखक हैं और ये व्यंग्यकार है, मेनली क्या कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये कोई मुद्दे को लेकर, ठीक है। और क्या उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की बुराइयों और विसंगतियों को उजागर किया है, ठीक है। और उनकी प्रमुख कृतियों में लाल टोपी, विद्रोही पुस्तक और तितली की आंखें शामिल हैं। तो आप ये सब बता सकते हो टिप्पणी में उनकी मुख्य कृतियाँ किस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है, और उनका पूरा नाम वगैरह बता सकते हो। अगला है गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, इनके बारे में मैंने बात करी थी ना, इनकी भाषा और शैली की, तो वही तुलसीदास के बारे में हमको बताना है।
तो जो गोस्वामी तुलसीदास हैं वो हिंदी साहित्य के एक महान क्या है, कवि और संत थे, ठीक है ना। और उन्होंने रामचरितमानस लिखा, आपको पता है, ठीक है, उनकी एक महाकाव्य की रचना है, ठीक है। रामचरितमानस की रचना किसने करी है, तुलसीदास ने करी है, जो कि क्या भगवान राम के जीवन और लीलाओं पर आधारित है, ठीक है। जो रामचरितमानस है किसके बारे में बताती है, भगवान राम के जीवन और उनकी लीलाओं के बारे में बताती है, ठीक है। और इस महाकाव्य में उन्होंने क्या है, भक्ति भावना का समावेश किया है, ठीक है। जो रामचरितमानस है उसमें मेनली भक्ति भावना के बारे में उन्होंने बताया है, क्या है, जो उसको पढ़ेगा तो भक्ति में लीन हो जाएगा, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, आगे समझ। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी समाप्त होती है, वो कैसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना कि अपने एग्जाम में फुल स्कोर करोगे लगभग, ठीक है ना, क्योंकि वही क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जबकि एग्जाम में आएंगे वही मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है ना। बाकी आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, eklavya.ignu.com। और अगर आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए तो आपको मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर ignu-assignment.com, ठीक है। असाइनमेंट अगर आपको बनाने तो इस वेबसाइट पर विजिट करो, मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, ध्यान रखना, आगे समझ। बाकी चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।